गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और सर्दी से बचे हुए होंगे। 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ही सर्दी पड़ रही है। ठीक है, आराम से अपना बैठ के पढ़ाई कीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा जो हिस्ट्री की 6th क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम जो क्लास 7th का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम करने वाले हैं अध्याय 2 जो हमारा क्लास 7th का है। ठीक है, उसकी मैंने अलग से जो है प्लेलिस्ट बना दी है। जैसे क्लास 6 की अलग थी और क्लास 7 की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। और जो भी नया स्टूडेंट इस वीडियो से जुड़ रहा है, प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे आपको पता चल जाए कि हमारी क्लास इस टाइम पे हो रही है। ठीक है, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा अध्याय 2 जो क्लास 7th हमारी है उसका स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, मतलब हमारे स्वास्थ्य में जो है सरकार की क्या क्या भूमिका है, सरकार क्या क्या करता है स्वास्थ्य को लेकर, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय में के जो उपशीर्षक हैं उनको देखें, मतलब ऊपर जो दिखाया गया है। आपके विचार में यह विषय मतलब सरकार के काम में किस प्रकार जुड़ा हुआ है? देखिए, यहाँ से देखते हैं स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? बीमारियों और चोट से दूर रहना, मतलब मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपयुक्त कोलाज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा, जो ऊपर ये पिक्चर्स दी हुई हैं इसमें। ठीक है, प्राय हम ध्यान नहीं देते कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर विचार भी करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, कैसे? मतलब यदि अगर लोगों को भरपेट जो है पूरी तरह से खाना ना मिले और उन्हें घुटन भरी जिंदगी जीनी पड़ जाए तो मतलब बीमार हो सकते हैं। इधर देखते हैं। हम सब जानते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मक रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक सहमे रहना स्वास्थ्य जीवन के लक्षण नहीं है। स्वस्थ मतलब ये अच्छे जीवन के लक्षण नहीं है कि हम चिंता से ग्रस्त रहें हमेशा, एग्ज़ाम के डर से मतलब एग्ज़ाम का डर हमारे अंदर रहे, हर डर से हम सहमे रहें, डर हमें सताता रहे, मतलब ये हमारा क्या है? स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम इससे लड़ सकते हैं, हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अभी बहुत टाइम है सीटेट में, तो मतलब अच्छे से हम पढ़ाई करेंगे और इस जो ये हमारा डर है सीटेट का, इसको दूर भगा देंगे। ठीक है, हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। देखिए, जो होना है वो होता ही है, और ऐसे नहीं है कि अगर पढ़ेंगे नहीं हो तो पेपर भी अगर होना होगा तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। और हम बहुत ही इजी तरीके से इसको कर रहे हैं। हमारी एनसीईआरटी बहुत अच्छी, मतलब एनसीईआरटी हमारी बुक है। ठीक है, तो इसके लिए हम अच्छे से इसको रिवाइज़ करेंगे। अभी मैं नोट्स तैयार करी हूँ, उसके ज़रिए भी हम इसको रिवाइज़ करेंगे। अभी बुक के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, फिर नोट्स के माध्यम से इसको रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों से डरना नहीं है, हंसी खुशी से अपना हर सब्जेक्ट, हर चीज़ें हम पूरी करेंगे। अपना एग्ज़ाम भी हंसी खुशी से हम पूरा करेंगे, बिना टेंशन, बिना डर के। ठीक है, तो जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे ना। यहाँ से देखते हैं,
भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिका के प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना कीजिए। इधर देखिए, संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। कहाँ पे? हमारे जो हमारा पूरी विश्व में जो है, एक सेकेंड, देखिए सर्वाधिक मतलब जो सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर हैं कहाँ से जाते हैं? हमारे भारत से। ठीक है, कितने? 30,000, 30,000 से भी अधिक। और दूसरी तरफ देखते हैं, भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचाने के लिए लंबी मतलब दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाएं काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे। कब? 1950 में कितने थे? 2,717। और सन 1991 में बढ़कर कितनी हुई? 11,174। देखिए कितनी बढ़ गई है। ठीक है, और सन 2017 में ये बढ़कर कितनी हो गई? 23,583 हो गई है अस्पतालों की संख्या। 1950 में कितनी थी? 2,717। और 1991 में कितनी हुई? 11,174। और 2017 में बढ़कर कितनी होगी? 23,583। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, भारत में करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष तपेदिक मतलब टीबी से मर जाते हैं। कितने? 5 लाख। टीबी से मरने वाले कितने लोग हैं? 5 लाख लोग। ठीक है, प्रति वर्ष। तपेदिक जिसको बोलते हैं, टीबी को क्या बोलते हैं? और तपेदिक। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया से लगभग 20 लाख लोगों मतलब 20 लाख मामले की रिपोर्ट सामने आई है। यह संख्या कम नहीं है। मलेरिया से मरने वाले लोग कितने हैं? 20 लाख। और जो भारत में तपेदिक से मरते हैं टीबी से, वो है 5 लाख। इधर देखिए, भारत में जो भारत है, भारत में एक सेकंड, भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने के लिए जो है चिकित्सा पर्यटक आते हैं। ठीक है, वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जाती है। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा मतलब हम जो है सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है। जो संचारणीय बीमारियां हैं पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है। इन बीमारियों में से 21% जल निहित होती हैं, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। जो जल से हमें हो जाती है, जल मतलब जल के द्वारा, पानी के द्वारा जो हमें हो जाती है, वो कौन सी है? हैजा है, पेट के कीड़े हैं और हेपेटाइटिस है। ठीक है, और जो एक दूसरे से फैलती है संचारणीय बीमारियां। ठीक है, भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है। कौन सा देश है? तीसरा। कौन से स्थान पे आता है? भारत दवाइयों के निर्मित में तीसरा। ठीक है, और यहाँ में बड़ी मात्रा में जो दवाइयों का निर्यात होता है। भारत के भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और वे अल्प पोषण के शिकार हो जाते हैं। मतलब पूरा खाना ना मिलने के कारण वे अल्प पोषण के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि, जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत होती है, जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयों व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं ये वाला। भारत में प्राय यह कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं
प्रदान करने से मतलब असमर्थ हैं, क्योंकि जो सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि जो स्तंभ ऊपर दिखाए गए हैं, तो इसे क्या ये सही मानते, क्या आप सही मानते हो, इसके बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे किया गया है, तो यहाँ से देखते हैं एक बार। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखानों और अस्पताल, मतलब भारत में जो है बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। कौन चलाता है? सरकार। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांव में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार में चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई, जिसके चलते देश में इलाज की जो है नई नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध हैं। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद जो है सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति भी हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। इस अध्याय में हम कुछ कारणों को जानेंगे आगे। ठीक है, देखिए ये बता रहा है कि हमारे पास सब कुछ है, स्वास्थ्य में जो पैसा भी है, हमारे पास ज्ञान भी है, अनुभवी व्यक्ति भी हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं देने में जो सरकार है वो असमर्थ रही है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं एक इलाज का खर्च। यहाँ से देखिए, अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा करते हैं। अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले हो, कैसे हो? ठीक है, ये मतलब ये बच्चा है, जब वो स्कूल आता है तो आपस में बात कर रहे हैं। तो यहाँ से देखते हैं, फिर ये कहता है मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था। मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी जो है किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने गए, वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। ये दोनों अलग अलग बच्चे हैं। एक गरीब बच्चा है जिसके माता पिता जैसे तैसे करके गुजारा कर रहे थे, और एक अच्छे परिवार जो जिनके पास साधन जो है संपन्न थे, हर चीज़ थी उनके पास। ठीक है, अस्पताल की बिल्डिंग ऐसे चकाचक दिखती थी, मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल है, मतलब 5 स्टार। डैडी कह रहे थे यह एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ पे मिलती है। डॉक्टर ने मुझे परीक्षण करवाने के लिए कहा, पर मैं वहाँ सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया और उससे बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। क्या तुमने रियलिटी टीवी में बैडमिंटन वाला चुटकुला सुना है? मतलब ये बता रहा है जो भी जो है प्राइवेट अस्पताल होते हैं, वहाँ पे अच्छी सुविधाएं होती है, बैठने के लिए भी अच्छी व्यवस्था की गई होती है, और वहाँ के डॉक्टर भी और जो नर्स हैं वो भी बहुत ही प्यार से और अच्छे से पेश आती हैं। लेकिन जो सरकारी अस्पतालों में होता है, इसके बिल्कुल उल्टा होता है। कोई ना तो आपको अच्छे से पूछेगा, बैठने के लिए तो ये लोग इतनी भीड़ होती है वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर लोग सरकारी अस्पतालों में ही जाते हैं। प्राइवेट में तो कोई कोई जाता है जिसके पास खूब सारा पैसा हो, या फिर कोई ज़्यादा ही इमरजेंसी आती है, नहीं तो सरकारी अस्पतालों में ही लोग जाते हैं। तो उसी के बारे में बताया गया है कि जो प्राइवेट अस्पताल थे वो ऐसे दिखते थे कि वो चमचमा रहे थे, बहुत अच्छी सफाई थी वहाँ पे, बैठने के लिए भी बहुत अच्छी मतलब वहाँ पे उन्होंने बैठने के लिए भी बहुत अच्छा उसकी सुविधाएं की हुई थी। ठीक है, ये यहाँ पे बताता है। जो दूसरा बच्चा है, नहीं वही बता रहे हैं कि रिसेप्शन काउंटर पर डैडी को 500 रुपये देने पड़े। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता कि वहाँ एक बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ सुथरा और जगमग जगमग था। जब सारे परीक्षणों के नतीजे आए तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजों को देखा और कहा
कि सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कहा। ये डॉक्टर है यहाँ पे इनको जो दवाइयाँ लिख रहा। हाँ तो छोटे जनाब, यह गुलाबी गोली दिन में 3 दफ़ा लेनी है, यह सफ़ेद वाली सोने से पहले लेनी है। ठीक है, देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक कहानी के तौर पे हमने इसको पढ़ा कि वो बता रहे हैं कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जो है क्या क्या डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो दूसरा बच्चा है, जो ये दूसरा बच्चा था जो सरकारी अस्पताल में गया था, अब वो अपनी बातें मतलब बता रहे हैं। तुम्हें यह सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। अच्छा, अपनी तो कहो कि तुम किस अस्पताल में गए थे। तो जो दूसरा सरकारी उसमें अस्पताल में बच्चा गया था, वो कहता वह तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा ने मुझे ले ही नहीं जाना, मतलब जो अब्बा उनके पिताजी हैं वो उनको लेके ही नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि इसमें बहुत मतलब समय बहुत लगने वाला था। ठीक है, और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए। हमें ओपीडी काउंटर पर एक ही लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे टिक के मतलब उसके सहारे से खड़ा हुआ था। हमें 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। फिर भी हम वापस अस्पताल गए। उस दिन वहाँ कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच कराने के लिए इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा। जहाँ जांच के लिए खून लिया गया था वहाँ भी बहुत भीड़ भाड़ भड़ाका हो रखा था। फिर उन्हें 3 दिन के बाद बुलाया गया, लेकिन जब वो गए वहाँ पे कोई और ही डॉक्टर बैठी थी। मुझे इसका जो ओपीडी कार्ड है दिखाओ और खून मतलब वो बोल रहे कि इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और जो खून की मतलब रिपोर्ट जल्दी लेके आना है। इसे वायरल हुआ लगता है। कोई फिक्र की बात नहीं है, बुखार उतारने की यह गोली इसे देनी है, बस और कुछ नहीं। मेरा अस्पताल तो बहुत बढ़िया, पर बहुत उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज पे ज़्यादा खर्च हो गए। अच्छा, मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्च नहीं हुए। तो ये एक दूसरे मतलब अपने बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, जब आप बीमार होते हो तो कहाँ जाते हो? बताइए कहाँ जाते हो, कौन से अस्पताल में जाते हो? जो प्राइवेट में जाते हो प्राइवेट करके कमेंट करिएगा, और जो सरकारी अस्पताल में जाते हो सरकारी करके कमेंट करके बताइएगा कौन कहाँ जाता है। क्या आपको किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। ये क्वेश्चन है, यहाँ से देखते हैं। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है? सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को 2 मोटे वर्गों में बांट सकते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या है? जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा है, स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है। क्या है? स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारी जो साधारण से लेकर विशेष देखभाल की ज़रूरत वाली बीमारियां हैं का उनका इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है। ग्राम के स्तर पर क्या होता है? एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्राय एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांव की ज़रूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है। गांव स्तर पर कौन सा होता है? स्वास्थ्य केंद्र। और जिला स्तर पर जिला अस्पताल, जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है जो गाँव में खुले होते हैं। ठीक है, बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था, जिसमें अमन गया था। ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल हैं। इस स्वास्थ्य को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सार्वजनिक मतलब सबके लिए। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की हैं। वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल
ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग जो है सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए होती हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सके। ठीक है, यहाँ से देखते हैं ये क्या हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ से देखते हैं क्यों देना चाहिए हमें सरकार को कर। सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया कराने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, जैसे ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, प्रतिरक्षा के लिए, पुलिस के लिए, न्यायिक व्यवस्था के लिए, राजमार्ग के लिए और कुछ सेवाओं से सभी नागरिकों को लाभ होता है। अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक कर सकते हैं। करों से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे जो है शिक्षा हो गई, हमारा स्वास्थ्य हो गया, अस्पताल जब खुलते हैं, स्कूल खुलते हैं, लोगों को रोजगार देने के लिए फैक्ट्रियां, कंपनियां खुलती हैं, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मतलब ऐसे ही चीज़ें, इनके लिए जो है सरकार कर लेती है, जिनसे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों से राहत एवं पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। अंतरिक्ष, परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित कार्यक्रम को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। सरकार खासतौर से गरीबों की सेवाएं प्रदान करती है जो वे बाजार में खरीद पाते हैं। इसका एक उदाहरण स्वास्थ्य संबंधी सेवा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियां जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व घरों की छतों आदि में मतलब पानी को है एकत्रित न होने दें। उसको समय समय पर बदल देना चाहिए। जो हमारे घरों की छतों पे बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है उसको साफ़ करना चाहिए, या फिर जो कूलर में हम पानी डालते हैं गर्मी के टाइम पे उसको मतलब समय समय पर उसको चेंज करते रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन या 3 दिन। उसके बाद कूलर को अच्छे से साफ़ करें। उसमें आजकल दवाइयाँ डालने भी आते हैं, तो वो दवाई अपना डलवा ले कूलर के अंदर। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और उसको सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। ठीक है, सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज पर नहीं प्रदान कर पाता तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही। लेकिन हर किसी को क्या है, जीने का अधिकार है, जीवन का अधिकार है। अदालत ने यह भी कहा है कि चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि हमारा जीवन का अधिकार कौन से आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि जीवन का अधिकार कौन से आर्टिकल में दिया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक सेवाएं प्रदान दे, मतलब स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधाएं भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे निजी स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, वो तो हमने पढ़ा, सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में हमने जाना कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए क्या क्या किया सरकार के लिए है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे निजी स्वास्थ्य सेवाएं। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो प्रशिक्षण करती हैं व विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, ये चीज़ें जो करते हैं।
ऐसी दुकानें भी हैं जहाँ से हम जो है दवाइयाँ खरीद सकते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, मेडिकल स्टोर। देखिए यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ एक औरत, ठीक है, जो हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमणों से जो है मर जाते हैं, जिन्हें रोक रोक पाना भी, मतलब जिनको रोक पाना संभव है, फिर भी मर जाते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में जो मरीजों की सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। आप एक सेकेंड, आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगती है। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकान देखी जाती है, हर एक मोड़ पे है मेडिकल स्टोर, ठीक है। और अब तो डॉक्टर्स भी हर एक गली में हो गए हैं, हर एक गली में बैठे मिलते हैं डॉक्टर्स। एक छोटी सी दुकान खोल के उसमें आपको हर डॉक्टर मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाएं और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? तो देखिए, बताइए क्या सबके लिए हैं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध? हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक सेवाएं नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में जो असमर्थ है, जो समर्थ नहीं हो पाते, मतलब असमर्थ हैं, वो नहीं ले पाते हैं, दवाइयाँ इतनी महंगी हो जाती हैं। इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। खर्चा इतना बढ़ा देते हैं ना डॉक्टर्स एकदम से, पता है, जैसे कि हम कहीं भी शॉप पे जाते हैं तो उनसे मोल भाव कर लेते हैं कि भाई नहीं इतने में, नहीं इतने में दो, हर चीज़ के लिए मोल भाव कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर के पास कभी भी, चाहे वो आपसे 10 रुपये मांगे या 100 मांगे, 1000, लाख, 2 लाख, कितने भी मांग ले, उनसे ये नहीं बोला जाएगा कि डॉक्टर साहब इतने ने इतने मत लो, थोड़े बहुत कम कर लो, ठीक है, बोल ही नहीं पाते। और इतना महंगा इलाज हो जाता है। प्राइवेट जो निजी सेवाएं होती हैं उनमें, प्राइवेट अस्पताल में तो बहुत ही महंगा हो जाता है इलाज, ठीक है। लोगों को जो है अपने इंसानों को ठीक भी करवाना होता है, लेकिन फिर बेचारे मतलब बाहर से ही पैसा उठा के ऋण लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं, फिर उसके नीचे दबे रहते हैं बेचारे। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती है जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके से उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए प्राय देखा जाता है कि कुछ जो चिकित्सक जरूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सेलाइन आदि भी की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, क्योंकि प्राइवेट जो है, प्राइवेट अस्पतालों में कभी भी जाओ, बहुत सारी दवाइयाँ बांध के दे देंगे आप लोगों को। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है, जहाँ तक संभव हो सके प्रत्येक चिकित्सक को औषधि के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए, ठीक है, जेनेरिक नाम, ठीक है। और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्ति युक्त और उपयुक्त रूप से हो। तो यहाँ से देखते हैं, तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। मतलब जिनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन वो अगर निजी अस्पताल में चला गया, निजी मतलब प्राइवेट अस्पताल में चला गया, तो एक बार में तो उनके लिए भी ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है, एकदम से 4-5 लाख रुपए का इलाज बता देते हैं डॉक्टर्स, और उनके लिए भी मतलब वो कठिनाई खड़ी हो जाती है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है उनके पास भी। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। देखिए, और सरकारी अस्पतालों में
सरकारी अस्पतालों जो लगे हुए हैं डॉक्टर, वो भी अपना निजी अस्पताल खोल के बैठ जाते हैं। यहाँ से देखते हैं, गरीब लोगों के लिए परिवार में यह हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग अपने ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना उन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकता जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है और इसीलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना जो है अधिक रहती है। बीमारी पर होने वाले खर्चे के से उनकी हालत और ख़राब हो जाती है। एक तो ये सारी चीज़ें बेचारों को मिलती नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं मिलता, खाना पर्याप्त नहीं मिलता है और वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं रहती है। ऊपर से जो बीमार हो जाते हैं फिर बीमारी की भी उनकी हालत ख़राब हो जाती है और पैसे का खर्च देख के। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता है। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम हैं और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, एक गर्भवती औरत है जो पैदल चल रही है, कई किलोमीटर तक उसको चलना पड़ रहा है। क्या किया जा सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य प्रदान करे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर है, उनकी सामाजिक स्थिति पर भी निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए जो है दोनों पक्षों पर कार्य करना होगा। कौन से पक्षों पर ऐसा करना संभव है? ठीक है, अगले प्रश्न पे देखें, केरल का अनुभव। नेक्स्ट हेडिंग हमारी केरल के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण जो है परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% जो है पंचायतों को दे दिया गया। जो भी बजट था उसका 40% किसको दिया? पंचायत को। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के लिए विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसकी फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों में स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्न के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी ही रही, जैसे दवाइयों की कमी आ गई, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर थे, पर्याप्त डॉक्टरों का ना होना। इन समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए ये बता रखा है इधर, अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानना है तो इस पर लॉगिन करें। ठीक है, यहाँ देखते हैं। आइए अब एक अन्य देश का उदाहरण देखें और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उनकी कार्य पद्धति को जानें। कोस्टा रिका का तरीका। तो कोस्टा रिका के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने जो है स्वास्थ्य के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दिया है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे, क्योंकि सेना पे ही बहुत सारा जो धन व्यय हो जाता है। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। ये भी तभी कर सकता है कोई देश जिसका कोई भी पड़ोसी देश ऐसा नालायक ना हो जिससे उनके ऊपर वो खतरे की संभावना बनी रहे। अब हमारे तो दोनों तीनों तरफ जो है, एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है। ठीक है, ऐसे ऐसे देश हमारे जो है पड़ोसी राज्य हैं, तो खतरा बना रहता है। तो सेना की ज़रूरत हमारे इधर तो रहती ही है, और फिर सेना रखोगे तो उनके लिए खर्चा भी होता है। ठीक है,
कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर जो है स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। चलिए इधर देखते हैं। ये हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर सेकंड, जो क्लास 7th का चैप्टर सेकंड है, वो हमारा ख़त्म होता है, समाप्त होता है आज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो भी नया स्टूडेंट इस वीडियो से जुड़ रहा है तो ये वीडियो, इसको, चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।